हेलो बच्चों, की हाल चाल। चलो आ गए हम लोग फिर से एक बार। हम लोग अब पढ़ेंगे ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स को इन हिंदी मीडियम, जिसका बेस रहेगा एनसीईआरटी। ठीक है, बेस एनसीईआरटी पकड़ के चलना है। वैसे आपको जो भी बुक पसंद हो वो बुक आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैथमेटिक्स कहता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको हम उतना परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बेस लीजिए, थ्योरी सारी एनसीईआरटी से लीजिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी को तो बनाना ही है, साथ ही साथ आपके पास जो भी अल्टरनेटिव बुक होगा उस बुक का आप उपयोग करके उसको भी बनाइएगा। चलिए हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें कि ट्वेल्थ में हम लोगों को पढ़ना क्या है। अरे हम लोग तो नहीं, मतलब तुम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है संबंध और फलन, जिसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ होइएगा। आपको पहले से ही पता होगा, अगर आप 11th में पढ़े हो तो। 11th में अगर पढ़े हो तो आपको पहले से ही पता होगा कि क्या होता है संबंध और फलन। संबंध व्यवहारिक भाषा में दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है। संबंध जैसे पिता पुत्र का संबंध, पिता का संबंध, पुत्र का संबंध, माता का संबंध, पत्नी का संबंध, बेटा का संबंध, भाई का संबंध, बहन का संबंध। ठीक उसी प्रकार से हम मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तो दो ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे ट्रायंगल में कंग्रुएंसी का रिलेशन, कंग्रुएंसी बोले तो सर्वांग समता का संबंध, सिमिलरिटी का रिलेशन मतलब समरूपता का संबंध, दो सरल रेखाओं में समांतर होने का संबंध, लंबवत होने का संबंध, दो प्राकृत संख्याओं में बड़ा होने का संबंध, बराबर होने का संबंध, छोटा होने का संबंध, बड़ा या बराबर होने का संबंध। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा इस संबंध में। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे संबंध से। किससे? संबंध और फलन से। यहां से हम लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी, which is basically dependent on the 11th मैथमेटिक्स। 11th के कोर्स पर ये डिपेंड करता है, 11th के मैथमेटिक्स पर ये निर्भर करता है। अगर आप पढ़े हो तो इसको समझने में आपको कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। दूसरा है, इसी में हम आप पढ़ेंगे फलन। अरे संबंध जब बनता है तो फलन यानी फंक्शन होता है, रिलेशन जब बनता है तो फंक्शन होता है। सिंपल बात है। अगर आप संबंध को सही से समझ रहे हो तो फलन भी आप आराम से समझ लोगे, फलन को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा, फलन भी आप ठीक ठाक समझ लोगे। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। बाबू मोशाय, क्या हालचाल, समझ रहे हो? चलो अब हम लोग फलन के बाद जब संबंध हम लोग पढ़ लेंगे, जब संबंध की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब आप लोगों को पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का ही ये विस्तारित रूप है। जो आप 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा करके हाँ आईटीएफ में लेके गया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये भी फुल्ली रिलेटेड है 11th के ट्रिगोनोमेट्री से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह, मैट्रिक्स। अरे मैट्रिक्स वो सिनेमा वाला मैट्रिक्स नहीं, एक हॉलीवुड में मैट्रिक्स मूवी है, बहुत ही अच्छा मूवी है, वो नहीं। मैट्रिक्स यहां हम लोग संख्याओं के विभिन्न रूप, संख्याओं के सजावट के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह की सजावट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के सजावट में। और इसी में हमको पढ़ना है जोड़ घटाओ गुणा, भाग नहीं, इन्वर्स पढ़ना है। इन्वर्स पढ़ोगे तो इन्वर्स
से हमारा वो भाग वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। आव्यूह के बाद बहुत ही इजी चैप्टर है ये फुल्ली 12th, ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ 12th से रिलेटेड है। इसमें 11th क्लास के मैथमेटिक्स की जरूरत आपको नहीं होगी। बच्चा तो खुश हो गया होगा, जो 11th में नहीं पढ़ा है वो तो बहुत ही खुश हो गया होगा, वाओ क्या बात है, नाइस। लेकिन है बहुत ही बेहतरीन बोर्ड के लिहाज से भी, बोर्ड में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और मुख्य रूप से जीमेन में और एडवांस में दोनों में आव्यूह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आप लोगों के लिए, बोर्ड के लिहाज से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मजा आने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सारणिक। ये भी फुल्ली 12th से रिलेटेड है, लेकिन डिपेंड करता है ये किस पर, सारणिक। सारणिक डिपेंड करता है आव्यूह पर। अगर आप आव्यूह सही से पढ़े हो तो सारणिक भी ठीक ठाक पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम पचेबल है, पच जाएगा बढ़िया से, जैसे ही मुंह में डालोगे घुल जाएगा, एकदम हलवा माफिक। फिर आता है संततता और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। यहां पर थोड़ा डिटर्मिनेंट्स लिखा गया है, यहां पर होगा डिफरेंसिबिलिटी। डिफरेंसिबिलिटी यहां इसको अभी आप लोग देख लीजिएगा, संततता और अवकलनीयता। उसके बाद हम लोगों का टॉपिक आएगा, ये जो देख रहे हो ये 11th से रिलेटेड है। ये हमारा किससे रिलेटेड है, 11th से। ये फुल्ली 11th से रिलेटेड है। अगर आप इसको 11th में पढ़े हो तो इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th में आप लिमिट पढ़े होगे, लिमिट अगर आपको आता है तो कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डिफरेंसिबिलिटी इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप 11th पढ़े हो तो। ठीक है, 11th के लिमिट चैप्टर को पढ़े हो। फिर अवकलन आप 11th में भी पढ़े होगे, उसमें बस कुछ ही है, कुछ ही दिया हुआ है, जैसे u प्लस भी रूल, u इंटू भी रूल, बस इतना ही पढ़ना है, और u बाय भी रूल, 3 चीज ही उसमें पढ़ना था। लेकिन यहां पर उसी को बहुत ही विस्तार करके बताया गया है। हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स, हाफ ऑफ द फर्स्ट मैथमेटिक्स आपका अवकलन ही है, और सबसे बेहतरीन है हमारा अवकलन का अनुप्रयोग। ये प्रथम भाग में आपको मिलेंगे 7 महानुभाव। ये 7 महानुभाव को अगर आप ठीक से पहचान लेते हो, हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर द्वितीय भाग में अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अवकल समीकरण, सदिश, 3D ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। ठीक है, इसमें 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हैं। इन 8 बंदों को अगर आप पहचान लेते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अनिश्चित समाकलन पढ़ना चाहते हो तो ये फुल्ली रिलेटेड है, किससे, ये रिलेटेड है आपका, ये फुल्ली रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से, बोले तो अवकलन से, ये इससे रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है आपका अनिश्चित समाकलन, और अनिश्चित समाकलन से रिलेटेड है आपका निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन से रिलेटेड है
एरिया बाउंडेड बाय कर्व। उसके बाद अवकल समीकरण, ये बेचारे दोनों से रिलेटेड हैं, ये बेचारे आपको दोनों से रिलेटेड हैं। किन दोनों से? ये रिलेटेड है आपका अवकलन से भी और समाकलन से भी। फिर पढ़िएगा सदिश। सदिश को आप लोग थोड़ा जानते होइएगा, सदिश आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, सर आपको पढ़ाए होंगे, खुश हो गए होंगे, कहा पढ़ ले चीज फिर पढ़ना पड़ेगा 12th में। लेकिन ऐसी बात नहीं है बाबू, आपने फिजिक्स में सिर्फ इसको पहचाना है, सिर्फ इसको देखा है, और इसके बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी आपको मिलेगी 12th में सेकेंड बुक सदिश चैप्टर, ठीक है। इसीलिए खुश होने का नहीं है, आपको सदिश पढ़ना है। सदिश में फुल्ली ये डिफरेंट मिलेगा आपको 11th वाले वेक्टर से, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उस पर बिलीव ना कीजिएगा कि हम 11th में वेक्टर पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर हम वीर हो गए, ऐसा नहीं है। फिर सदिश से ही रिलेटेड है आपका 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री सदिश से ही रिलेटेड है। अगर आप सदिश सही से पढ़ लिए हो तो 3D ज्योमेट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक बहुत ही बढ़िया बात आया है, एक बढ़िया चीज और आया है, वो है रैखिक प्रोग्रामन। आपके बोर्ड में ये 5 नंबर आपको गिफ्ट में देगा। इसका मतलब हमको लगता है इसमें एक 8 नंबर छूटा हुआ है। 8 नंबर है आपका रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं आप पढ़ोगे। अगर रैखिक असमीकाएं ठीक से पढ़ लिए हो तो ये आपका समझो हो गया। और प्रोबेबिलिटी का तो कोई बात ही नहीं है, 10th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, फिर 12th में पढ़ोगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, घबराने का नहीं है। जब हम हैं तो फिर क्या गम है, क्योंकि ऑल इन ऑल सब कुछ मुझे पढ़ाना है। इसमें जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं सारे चैप्टर पढ़ाएंगे विथ प्रॉब्लम्स। थ्योरी तो होगा ही, थ्योरी तो बेस ही है, मैथमेटिक्स की सीढ़ी है थ्योरी। अगर आपको थ्योरी आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स को सीख पाओगे, सीख लोगे। हाँ, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा, लेकिन थ्योरी आपको उस प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। इसीलिए थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है। थ्योरी बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो। चलिए, तो ये तो हो गया जानकारियां कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है 12th में, ये तो आप जान लिए हो। लेकिन अब हम इसको बारी बारी से एक एक करके हम लोग उठाएंगे। सबसे पहले उठाना है हम लोगों को, क्या उठाइएगा? सबसे पहले संबंध बनाइए। संबंध सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संबंध, ठीक है, मजा आएगा। जो कहो, संबंध पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है, और जो मुझसे पढ़ता है उसे पढ़ने में भी। इसलिए संबंध हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं संबंध पर। देखिए, ये संबंध जिसका अंग्रेजी होता है रिलेशन। अंग्रेजी भी जानना जरूरी है बाबू। हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहे हो फिर भी आपको अंग्रेजी जानना जरूरी है। अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो हिंदी जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत होता है कि हम हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत होता है समझने में अगर उसे अंग्रेजी नहीं बताया जाए। क्योंकि देखो ऐसा है कि अच्छा एडिशन का जो बुक आता है ना, वो इंग्लिश मीडियम में ही आता है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो बनेगा वो इंग्लिश मीडियम में बनेगा। लेकिन डोंट माइंड, हम आपको वो करवाएंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी को बेस रखिए, बाकी एक्स्ट्रा में जो भी बुक आप बनाइएगा उसके लिए हम हैं, आपकी मदद करेंगे। चलिए, आइए हम लोग अब देखते हैं संबंध के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संबंध बनने के लिए 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, तब संबंध बनता है। चाहे वो पिता का संबंध हो, पुत्र का संबंध हो, पत्नी का संबंध हो,
जो भी संबंध अगर बने तो दो व्यक्ति चाहिए। लेकिन बाबू हम तो पढ़ रहे हैं मैथ, यहां हम किसी दो को उठा के कैसे लाएंगे? तो हम मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति ए है और दूसरा है बी। ठीक है, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। अब मान लो ए बी से किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। जो संबंध होता है वो रिलेशन के फर्स्ट लेटर यानी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि ए का संबंध किससे है? बी से। ए का संबंध बी से, ए का संबंध बी से। ठीक है, अगर ए रिलेटेड टू बी लिखा हुआ है तो इससे हमको समझना है ए का संबंध बी से। ठीक है, लेकिन ये कभी मत समझना कि ए का संबंध जो बी से है वो जरूरी नहीं है कि बी का संबंध भी हो किससे? ए से। अगर ये दोनों को आप एक चीज समझ रहे हो तो धोखा खा जाओगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, संबंध आर अगर पुत्र का संबंध है, ये संबंध आर अगर हम ले लें, ये संबंध आर जो हमारा है ये पुत्र का संबंध है। ये संबंध आर पुत्र है, ये क्या है? पुत्र है। तो एक बार हम लोग पढ़ के देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का पुत्र है, ए बी का क्या है? पुत्र है। ये हमने पढ़ा। अब इसी संबंध आर को अगर पुत्र लेते हुए इसे पढ़ें तो हंसी आएगी, हंसी आएगी। तब क्या आ जाएगा? बी ए का पुत्र है। बताओ बताओ, गड़बड़ हुआ ना? इसीलिए मैंने बोला कि आप ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए को सेम मत समझना। ठीक है, क्लियर हो गया? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए बोथ आर डिफरेंट। मे बी सेम, ये भी हो सकता है, वो हम बताएंगे कि किस केस में ये दोनों सेम होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं और इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? चलिए आइए अब हम लोग घूमते हैं समुच्चय सिद्धांत पर। किस पर? समुच्चय सिद्धांत पर। तो सबसे पहले यहां देखिए आपको लिखा हुआ क्या क्या मिल रहा है। ए बी और रिक्त समुच्चय, ए क्रॉस बी और उपसमुच्चय। इन सारी बातों के बारे में आपको जानना है। मैंने क्या बोला था कि संबंध जो बनता है वो दो व्यक्तियों के बीच बनता है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच अगर संबंध बन रहा है तो वो दोनों व्यक्ति भी तो किसी ना किसी परिवार के ही सदस्य होंगे ना? होगा या नहीं बताओ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां परिवार जो है वो समुच्चय हुआ। ठीक है, अब परिवार के जो सदस्य हुए वो समुच्चय के अवयव हुए। ठीक है, तो यहां पर अब देखो मैथमेटिक्स और हमारी सामाजिक जो हमारे समाज की जो संबंध है उसमें हम लोग रिलेट कर रहे हैं क्या? तो सबसे पहले आप समझिए कि ए और बी को क्या होना है? औरिक्त समुच्चय होना है। अब यहां भी एक बात आ रही है कि सर ये औरिक्त समुच्चय क्या होता है? औरिक्त खाली, औरिक्त खाली, जैसे बहुतों का दिमाग होता है। अगर कुछ है तो वो हुआ अगर कुछ है तो वो हुआ औरिक्त, और अगर खाली है मतलब रिक्त, उसके दिमाग में कुछ नहीं है मतलब रिक्त है। औरिक्त मतलब वैसे समुच्चय जिसमें कम से कम एक अवयव हो, उसको हम लोग बोलते हैं औरिक्त समुच्चय। औरिक्त समुच्चय क्या हुआ? कम से कम एक अवयव हो। एक चीज याद आया, अब सोचो कि अगर ये वर्ड नहीं रहता, औरिक्त समुच्चय नहीं रहता, तो फिर सोचो कि किसी के घर में कोई सदस्य ही ना हो, तो बताओ किसी दूसरे परिवार का उस घर से कोई संबंध बनेगा? नहीं बनेगा ना। सिंपल बात है, अगर
सदस्य है तब तो संबंध बनेगा। इसीलिए समुच्चयों को क्या होना चाहिए, औरिक्त होना चाहिए। क्लियर हो गया? औरिक्त होना चाहिए। औरिक्त होना मतलब कम से कम एक अवयव हो। उसके बाद यहां आप लोग पढ़े होइएगा कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू, कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब ये आपके 11th के टॉपिक से आएगा, 11th में ये सब आप पढ़े होइएगा। जैसे मान लो अगर ए हमारा है ए बी सी एंड बी हमारा है 1 and 2, then what will be, then what will be A cross B, then A cross will be A cross B equal to A cross B इक्वल टू, ध्यान देना, अस्थिर से देखना, बहुत ही बेहतरीन चीज है। एक को ए के साथ एक को डाल दो, A1, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में क्रमिक युग्म। A1 A2 फिर B1 B2 फिर C1 एंड लास्ट वन इज C2। अब बाबू देख, इसी को बोला जाता है कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। आपको 11th में पढ़ाया गया होगा। कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब क्या? मतलब ये आप जो इसको देख रहे हो इसमें आपको ये सारे क्या दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपको एक चीज दिख रहे हैं, क्या? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोले तो क्रमिक युग्म हिंदी में। ये सारे क्रमिक युग्म में हैं, ये भी, ये सारे क्रमिक युग्म में हैं। और ये जो घेरे हैं हम करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट से घेरने पर समुच्चय बनता है, कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया हो। और ये सारे इस समुच्चय का अवयव है। समुच्चय का अवयव क्या क्या है? समुच्चय का अवयव है क्रमिक युग्म, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्रमिक युग्मों का वैसा समुच्चय होता है जिसका प्रथम अवयव, अब यहां देखो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे ए और बी लिखे तो ए और बी में ए को कहा जाता है प्रथम अवयव, प्रथम अवयव, और बी को क्या कहा जाता है? द्वितीय अवयव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, पहला हो गया प्रथम अवयव, दूसरा हो गया द्वितीय अवयव। तो अब आपको समझना है कि ये जो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम अवयव समुच्चय ए का अवयव होगा और द्वितीय अवयव समुच्चय बी का अवयव होगा। यही है हमारा क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोग पढ़े होइएगा कि क्रॉस, अच्छा एक चीज देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इंट्रीज हैं, कितने अवयव हैं? ए में, ए में कितने अवयव हैं? ए में 3 अवयव हैं, ए बी और सी। अरे गिनती भी भूल गया। और बी में देखो कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में देखो कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बताओ बाबू, 3 अवयव 2 अवयव, दोनों को जोड़ने पर 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको क्या मिलता है? 6। इसका मतलब है, एक चीज आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि संबंध जब पढ़ोगे तो संबंध पढ़ने के क्रम में ये आपको बहुत ही मदद करेगा। संबंध जब पढ़ोगे तो संबंध में ये आपको बहुत मदद करेगा कि आपका कार्टीशन प्रोडक्ट के टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। थोड़ा ध्यान देना, मान लो नंबर ऑफ ए हमारा है m,
और नंबर ऑफ बी हमारा है n। ठीक है, number of a equal to m, number of b equal to n, then you have to remember that number of a cross b will be m into n। into means मल्टीप्लाई करना है, यहाँ m into n ऐसे भी कर सकते हो, ये लिखो या फिर ये लिखो। अब बच्चा थोड़े हो कि इसको हम समझाएं, डॉट मतलब इंटू होता है, हाँ वो तो 5th 6th क्लास के बच्चे को समझाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। ये जो चीज देख रहे हो इसे याद करने योग्य, याद रखने योग्य, याद रखने योग्य बात है ये, इसे आप याद रखिएगा। क्योंकि अभी तुमको दिखेगा कि अगर हम इसे याद रखते हैं तो हमें फायदा क्या है। ठीक है, ये है हमारा अभी जो हमने आपको बताया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये कहने की बात नहीं है, आप नोट करते जाइए। ठीक है, बच्चा नहीं हो कि आपको हर चीज बताया जाए। जब तक नोट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अस्थाई चीज हमेशा अस्थाई ही होता है। अगर उसको स्थाई बना लोगे तो बार बार रिवीजन में आपके दिमाग में भी स्थायी रूप से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा और मूव ऑन करते हैं। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा हो गया तो अब हम संबंध को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये संबंध क्या है, इसको और बेहतर ढंग से हम लोग समझते हैं। संबंध क्या है? संबंध है दो औरिक्त समुच्चयों के बीच का संबंध A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। ये एक चीज और आया, क्या है ये? उपसमुच्चय। ये भी 11th में आप पढ़े होंगे कि A B का उपसमुच्चय होता है। होता है यदि A का सभी अवयव B में हो। B में हो। चलिए, ये हो गया उपसमुच्चय की परिभाषा। और इसे लिखा कैसे जाता है? A सबसेट ऑफ B। कैसे लिखा जाता है? A सबसेट ऑफ B। A सबसेट ऑफ B लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? फिर से एक बार देख लो। A का यदि सभी अवयव B में हो तो A को हम B का उपसमुच्चय कहेंगे। अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर हम A को ले रहे हैं 1 2 3 और B हमारा आ गया 1 2 3 4 डॉट 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 10। ये है अगर हमारा आ गया तो क्या देख रहे हो? A में है 1 2 3, B में है हमारा 1 2 3, यानी A का सारा अवयव B में है, इसीलिए A को B का उपसमुच्चय कहा जाता है। सिंपल बात है, ध्यान में बस इतना रखना है कि A का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए? B में होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग नोट करते जाइएगा। उपसमुच्चय की कहानी खत्म। उपसमुच्चय की कहानी खत्म। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा हम इसको देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या है। यह है, यदि A और B दो औरिक्त समुच्चय हो तो A से B में संबंध A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। अगर हम A बराबर लिए हैं 1 2 3 और B हमने अभी रखा था A और B, और हमने आपको बताया था क्या? क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू क्या बताया था? 1 A, फिर 1 B, फिर 2 A, फिर 2 B, फिर
3, A, फिर 3, B। ये कितने अवयव? 6 अवयव। कितने अवयव? 6 अवयव। किसमें? A क्रॉस B में। कितने अवयव? 6 अवयव। तो 6 अवयव वाले समुच्चय में उपसमुच्चय बनाना है, तो हो सकता है उपसमुच्चय में कोई अवयव ही ना हो, मतलब एक हमारा बन सकता है 5 बिना अवयव वाला। फिर एक एक अवयव वाला बन सकता है A, 1B। इसी तरह से हमारा बन सकता है 2 अवयव वाला डॉट डॉट डॉट, फिर 2 अवयव वाला आएगा उपसमुच्चय, फिर 3 अवयव वाला आएगा, फिर 4 अवयव वाला। तो उपसमुच्चय के बारे में आप लोग 11th में पढ़ चुके हो ठीक ठाक। तो कुल मिलाकर के 6 अवयव से जितने उपसमुच्चय बनेंगे वो सारे ए से बी में संबंध कहलाता है। थोड़ा खिचड़ी हो गया क्या? फिर से समझो। ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। सिंपल बात है। अगर कोई पूछे कि ए से बी में संबंध क्या होता है, जैसे उसके मुंह से खत्म हो जाए, होता है, आप तुरंत बोल देना ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। खत्म। ज्यादा कुछ मत सोचना है, सीधा बोल देना है, मुंह पे बोल देना है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। बस संबंध की परिभाषा इतना ही खत्म हो गया। अब ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला होशियार है ही। जब ये तुम बोल दोगे तो उसको ये बात समझ में आ जाएगा कि आपको बुझने आता है कि ए और बी दोनों औरिक्त होना चाहिए। ठीक है। कोई पूछे कि संबंध किसे कहते हैं, तो वहां तुम बताना ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। औरिक्त लगा सकते हो यदि ए और, उतना बोलने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, सीधा बोल देना ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। ठीक है। यहां की फैक्टर क्या है, आपको याद रखने के लिए क्या चीज है, क्वेश्चन क्या पूछेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा, यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 एवं नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2, तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? संबंधों की संख्या क्या होगी, ये रहेगा। और आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 8 और ऑप्शन नंबर 4 64। ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एक कहेगा सर जी 3 दूनी 6, ये 3 2 जा 6, ये गलत है, क्योंकि ये जो 6 बनता है वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें? ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है। तो फिर संबंधों की संख्या क्या? तो मैंने क्या बोला था कि ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने संबंध होंगे। ए क्रॉस बी में कितने उपसमुच्चय होंगे? जितने उपसमुच्चय होंगे उतने संबंध होंगे। आंसर सीधा। अगर ये क्वेश्चन है तो तुम ये मत बोल देना कि ए क्रॉस बी में जितने उपसमुच्चय होंगे उतने संबंध होंगे। अबे सुनो, 3 अवयव इसमें है और इसमें 2 अवयव है, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या होता है 2 पे पावर 3 गुना 2, बोले तो 2 पे पावर 6 यानी 64। 2 पे पावर 6। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक सिंपल सा एक चीज याद रखना। यदि
याद रखना, यदि नंबर ऑफ ए इक्वल टू m एवं नंबर ऑफ बी इक्वल टू n, तो ए से बी में संबंधों की संख्या, ये हमारा होगा 2 टू दी पावर m इंटू एन, 2 टू दी पावर m इंटू एन। ये याद रखने वाली बात है। अगर आप ये याद रखते हो तो आपको 1 नंबर बोर्ड में हमने दे दिया, जाओ ऐस करो, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको इससे मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्या बढ़ना है? आगे। आगे कैसे बढ़ोगे? तो हम लोग बढ़ते हैं अब किसी समुच्चय पर संबंध। यहां हमने पढ़ा था 2 समुच्चय था, और यहां हम अब पढ़ेंगे कि एक ही समुच्चय अगर हो तब उस पे संबंध कैसे स्थापित होगा। एक ही समुच्चय पर संबंध कैसे होगा। यहां क्या कह रहा है? यदि ए और रिक्त समुच्चय हो, सिंपल है, मारो और बी को हटाओ और बी के जगह पे फिर ए को डाल दो। यहां क्या दिख रहा है? R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी किसी समुच्चय पर संबंध, यानी R सच दैट A टू A डिसिंप्लाई करेगा R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A का ये क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। सिंपल बात है, सब चीज उसी तरह से जैसे इसमें था। यहां भी अगर हम एक ऑब्जेक्टिव यहां पर से भी आप बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए एक छोटा सा नोट आप लिख सकते हो, नोट नंबर ऑफ ए इक्वल टू n, तो ए पर संबंधों की संख्या, थोड़ा कोई तो मुझे बता कि इसमें से कौन सा सही होगा। थोड़ा बताओ। यदि नंबर ऑफ ए बराबर n, तो ए पर संबंधों की संख्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा? नंबर ऑफ ए बराबर अगर n हो, बाबू रे अभी तुरंत बताए ना, इसमें था n अवयव, सॉरी m अवयव, इसमें था n अवयव, तो टोटल संबंध कितना बना? 2 पे पावर mn। लेकिन यहां क्या है? इसमें भी है n अवयव, इसमें भी है n अवयव, तो संबंधों की संख्या क्या बनेगा? 2 टू दी पावर n इंटू n, बोले तो n स्क्वायर, 2 टू दी पावर n स्क्वायर। सिंपल है, कहीं कोई झंझट नहीं, ठीक है, एकदम इजी है। ये हो गया हमारे संबंध के प्रकार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं और इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आगे अब हम क्या पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। कितने प्रकार के संबंध होते हैं? सार्वत्रिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तत्समक संबंध, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। इतने रिलेशन के बारे में हम लोग, रिलेशन के टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। और देखो, फ्री दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे के वीडियो हम फिर तुरंत डालेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और एक चीज मैं बता दूं, रिलेशन समझना और रिलेशन पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप जनरली देखते होगे कि 12th का जो भी शुरू किया जाता है ना, वो रिलेशन से शुरू नहीं होता है, वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से शुरू होता है। बाकी समझदार हो इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विशेष हम लोग फिर और नए जोश के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।